हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज़, जैसा कि आपको पता है 60 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के हैं, वो सब आपकी हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। Big landlords and warrior chiefs in the 17th century gained wealth, power and declared themselves as महासामंत। महासामंत कौन हुआ करते थे? सबसे पहले हम ये जानते हैं। महासामंत एक राजा से नीचे पोस्ट थी, जो क्या करती थी, मतलब छोटे छोटे एजेंट मान लो हर स्टेट में। राजा क्या करता है, एक पर्टिकुलर राज्य पर शासन करता है, उसके अंदर छोटे छोटे जो जगहों या गांव हुआ करते थे, उस पर क्या करते थे, महासामंत ये टैक्स वसूला करते थे। और सारा टैक्स वसूल कर किसको दे दिया करते थे? राजा को दे दिया करते थे। अब 17वीं शताब्दी में इन्होंने खुद को महासामंत घोषित किया था, और राजा इन्हें बदले में क्या करता था? बदले में इन्हें सपोर्ट देता था। और कोई भी लड़ाई झगड़े का सपोर्ट, मतलब अपने घोड़े दे दिए, कुछ भी सपोर्ट इन्हें दिया करता था। और ये क्या करते थे? उनको टैक्स वसूल कर दे दिया करते थे। राजा खुद नहीं जाता था टैक्स वसूलने, इनको भेजा करता था, महासामंत को। तो आप याद रखेंगे कि जो 17वीं सेंचुरी में बड़े बड़े जमींदार और योद्धा हुआ करते थे, उन्होंने खुद को क्या घोषित किया था? महासामंत घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन द किंग अशोक एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब अशोक के ऊपर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सी ठीक है। अशोक वॉज द मोस्ट फेमस मगध रूलर, ये पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई है। अशोक सबसे फेमस रूलर था किसका? मौर्य साम्राज्य का, मगध का नहीं। अब अशोक इंस्क्रिप्शन वर इन पाली एंड रिटर्न इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये भी गलत हो गया है। यहाँ पर अशोक की इंस्क्रिप्शन जो थी प्राकृत भाषा में थी, पाली में नहीं। तो इसी शब्द से यहाँ पे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, गलत हो गया है। अशोक वॉज द ओनली किंग हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, ये बिल्कुल ठीक है। अशोक इकलौता ऐसा राजा था जिसने जीतने के बाद भी अपनी जीत को, मतलब हार में तब्दील कर दिया था, और अपनी जीत को जो अपोजिशन पार्टी थी उसे दे दिया था जब वो कलिंग का युद्ध लड़ने गया था। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए एंड बी आर इनकरेक्ट एंड सी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मिलिट्री एक्सपीडिशन इनटू सदर्न इंडिया ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल पीरियड स्टार्ट इन द रीजन ऑफ। अब जो किसके मतलब शासन काल में ये जो मिलिट्री वगैरह है शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के काल में ये सब शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ये दास प्रथा खत्म कर कर, मतलब ये सारा कुछ, मतलब मिलिट्री वाला शुरू किया था। और घोड़े दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा टाउन आर लोकेटेड इन गुजरात, यानी कौन से ऐसे जो हड़प्पा के शहर हैं जो गुजरात में लोकेट होते हैं? तो धोलावीरा और लोथल कहाँ मिलते हैं? आपको गुजरात के अंदर मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, जैनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जैनिज्म। आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं यहाँ पर, आपको बताना है कौन सी ट्रू है। तो इसमें ट्रू कौन सी है? ये तो हो ही नहीं सकता। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय प्रीस्ट, कोई एक वर्ग के द्वारा जैनिज्म क्या था? सपोर्ट नहीं किया गया था। या फिर हम किसी पर्टिकुलर वर्ग को क्रेडिट नहीं दे सकते कि किसी ने क्या था, प्रीस्ट लोगों ने क्या किया, जैनिज्म को सपोर्ट करा, नहीं। ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बी ऑप्शन है, फार्मर फाउंड इट ईजियर टू फॉलो इट्स रूल, फार्मर का तो कोई नाम ही नहीं आया इसमें, ऐसे जैसे इसमें स्टेटमेंट बता रखा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि जो महावीरा की शिक्षाएं थी वो कहाँ लिखी गई थी? वल्लभी नाम की जगह पर लिखी गई थी, और 1500 साल पहले शुरू की गई थी, यानी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है यू आर डिस्कसिंग खूंट्स एंड अपतानी नागास इन द क्लास। अब ये 2 जातियां हैं, ये 2 जातियां आपको ऑप्शन से पता चला होगा कहाँ की जातियां हैं। ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश की जातियां हैं। आपको ये बताना है कि जाते बिलोंग किससे करते हैं, अपनी क्लास में डिस्कस करना है। तो आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं? तो जो बेटर ऑप्शन रहेगा वो मैप पर आप लोकेट करके डिस्कस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब एनालाइज, मतलब इम्फोसाइज होगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और बहुत सारे जो यहाँ पर मोटिव हैं फुलफिल होंगे बच्चे के। तो आप ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश को मैप पर दिखा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कंसिडर द स्टेटमेंट ABC ऑन द डिमांड ऑफ इंडियन सिल्क ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। आपको भारतीय रेशम के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। सो पहला देखते हैं, इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। बिल्कुल ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो यूरोपियन मार्केट है उसमें इसकी जो डिमांड थी वो बड़ी भी थी। उसके बाद द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड। जो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का रेशम हुआ करता था, सिल्क हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा दामों में बिकता था और बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता था, इंडिया से बाहर उसका एक्सपोर्टेशन भी बहुत बढ़ गया था। द इंडियन सिल्क ग्रोअर अर्नड वेल फ्रॉम देयर रेट्स। नहीं, ये गलत है। इंडियन सिल्क जो मतलब भारतीय रेशम को उगाने वाले किसान थे, वो उनको मतलब काफ़ी अच्छा व्यवसाय उनका स्टेब्लिश नहीं उनको, और ये बिल्कुल गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मोटिव के लिए वो करा था इस्टेब्लिश, तो ये भारतीय को कैसे फ़ायदा होने दे सकते हैं, यहाँ से ही पता लग जाता है। तो इसमें ए और बी को ठीक माना जाएगा और सी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रीड द असर्शन एंड रीज़न। अब आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है और उस स्टेटमेंट को रीज़न ने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप बताएंगे कौन सा ठीक है। टुवर्ड द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी कंपनी ऑफिशियल फाइल्ड द नीड ऑफ एनकरेजिंग एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। देखो अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व करा, 18वीं शताब्दी में कंपनी को ऐसी क्या नीड पड़ी कि जो उन्होंने एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देना शुरू करा। अब इसका एक्सप्लेनेशन रीज़न के अंदर है। क्या रीज़न रहा था? द इकोनॉमी वॉज वीकनिंग एंड द कंपनी वॉज नॉट सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। जो अर्थव्यवस्था थी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी और जो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि कंपनी का रेवेन्यू इनकम भी नहीं निकाल पा रही थी कंपनी। तो दोनों ही बातें ठीक हैं ये। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड आर इज़ ट्रू, आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ इन द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो इस दौरान क्या हो रहा था, विडो री मैरिज का मतलब सिलसिला चल रहा था लोगों के बीच में कि जो विधवाएं हैं उनकी शादी की जानी चाहिए दोबारा से, और सती प्रथा पर रोक लगानी चाहिए। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए विलियम पेंटिक ने भी उस दौरान काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल बंद करा, वो बिल्कुल खिलाफ थे। और अभी इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, विडो री मैरिज, किसने रोल प्ले करा? तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीर सलिंगम और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा बनाया गया था? ज्योतिराव फूले के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कास्ट रिफॉर्म। अब ए और बी स्टेटमेंट आपको दे रखी है, सी और डी नेक्स्ट स्लाइड में है, ये देखो। और ए पढ़ लेते हैं पहले। प्रार्थना समाज वॉज स्टेब्लिश इन बंगाल इन 1867। ये बिल्कुल गलत है। हैनी डिरोजिया वॉज द वन ऑफ द मेन लीडर ऑफ द ब्राह्मो समाज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। जो सिंह साहब थे वो सोट टू राइट अ सिक्किज्म ऑफ कास्ट। उन्होंने क्या करा था, अपनी जाति के लिए क्या करा था, एक कास्ट रिफॉर्मेशन बनाया था। 42 रीड असर्शन, वही सेम क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है, रीज़न आपको बताना है। तो असर्शन पढ़ लेते हैं। मॉडरेट ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय मूवमेंट हुआ था, नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट इसको कह लेंगे। तो इसने किसकी मांग की थी? इसने मांग की थी कि जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन है वो इंडिया और ब्रिटेन दोनों में कंडक्ट कराई जानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। और ये किस लिए कहा गया था, इसका रीज़न है, दे वांटेड पीपल फॉर अ फ्यू सोशल ग्रुप्स टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बिल्कुल गलत रीज़न है, ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है। ये तो मांग थी ही, मतलब इसमें मांगा था कि भाई हमारे भारत में भी और ब्रिटेन, पहले क्या होता था सिर्फ ब्रिटेन में ही इसकी आईएएस की परीक्षा वगैरह, ये सिविल सर्विस की परीक्षा हुआ करती थी। लेकिन जो मूवमेंट चला था इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये याद रखेंगे आप लोग, इसकी मांग ये थी कि भारत और ब्रिटेन दोनों में ही कंडक्ट होना चाहिए। पर इसका रीज़न गलत दे रखा है कि उन्हें सिर्फ इतना ही चाहिए था कि वे सोशल ग्रुप में अपॉर्चुनिटी मिल पाए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है लेकिन जो रीज़न है बिल्कुल गलत है।
43 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से भी आपको जो सही स्टेटमेंट है रॉलेट सत्याग्रह के अकॉर्डिंग वो आपको देखना है। पहला कहता है इट टुक प्लेस इन पंजाब एंड इट्स अराउंड। अब सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं रॉलेट सत्याग्रह क्या था। रॉलेट एक्ट था भाई कि मतलब किसी को शक के दायरे में पकड़ लेते थे भारतीय, किसी भी बिना मुकदमे के भारतीय को जेल में जाके बंद कर दिया जाता था। इसे काला कानून बोलते हैं हम। अब इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है कि इट टुक प्लेस इन पंजाब एंड इट्स सराउंडिंग रीजन दैट लीड टू जलियांवाला बाग एट्रोसिटी। यानी इसमें क्या था, ये पंजाब के आसपास हुआ था और ये जो रीज़न थे इसमें जलियांवाला बाग की जो एट्रोसिटी वो सारा रीज़न मेन था। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोथ हिंदूज मुस्लिम वर यूनाइटेड इन देयर पार्टिसिपेशन। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने बराबरी का वो था, भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन था इसको रॉयल सत्याग्रह को करने के लिए। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इट वॉज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिनाइल फंडामेंटल राइट। अब देखो जब उठा के जेल में डाला जा रहा है, काला कानून बना दिया गया है बिना कुछ मुकदमे के बस शक के दायरे पर, तो ये तो पूरा पूरा हमारे फ्रीडम पर एक तरह से आघात कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर रीनाउंस्ड हिज नाइटहुड टू एक्सप्रेस हिज सॉलिडिटी विद हिज मूवमेंट। और रविंद्रनाथ टैगोर वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बी सी और डी तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी बजाय ए के। एक गलत हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी इसका ठीक नहीं था जलियांवाला बाग में। 44 करते हैं हम। रीड द फॉलोइंग assertion and reason, choose the correct option. Assertion: great emphasis on heavy industry and government regulation of the economy guided the economic policy of the first few decades of independence in India। जब भारतीय यानी भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे क्या था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थे और इकोनॉमिक गाइडेंस या इंडस्ट्री थी वो उन पे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था। क्यों, रीज़न में दे बता रखा है। लिफ्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल टू अबव पॉवर्टी लाइन एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस। ये बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन भी ठीक है इसका, लिफ्ट और रीज़न भी बिल्कुल ठीक है कि उस टाइम पे क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर क्या करना था, लिफ्ट करना था, उठाना था। और एक बिल्डिंग में मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस, जो हमारी नींव थी उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना था। ये सारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक ऑब्जेक्टिव्स है, इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है टीनी बॉडीज। अब देखो जो ये पूछा जा रहा है कि जो मार्स और जुपिटर के ऑल अराउंड घूमती रहती है छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। इसमें ऑप्शन डी थोड़ा कट गया है लेकिन इसका करेक्ट आंसर एस्ट्रॉइड्स ही होगा कि जो मार्स और जुपिटर के आसपास घूमने वाले जो सॉलिड बॉडीज हैं, जो पत्थर्स हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विच लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कौन से मतलब कौन से वाला लॉन्गिट्यूड है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहलाया जाता है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 8.5 डिग्री पूर्व वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारा भारत का क्या कहलाया जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाया जाता है। और जो ग्रीनविच लाइन है, स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड की जो ग्रीनविच लाइन है और हमारे भारत की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार सीटेट में, सो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन चेंज इन सीजन। अब आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको कहीं पे भी अपनी क्लास में ही एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही है सीजन के ऋतुओं के बदलाव में। कैसे, पहला वाला देखते हैं। सीजन चेंज ड्यू टू पोजिशन ऑफ द सन अराउंड द अर्थ। ये तो पहले ही गलत होगी, कॉमन सेंस वाली बात है। अर्थ घूमती है सन के अराउंड, सन थोड़ी ना घूमता है। तो पहला वाली स्टेटमेंट गलत। सेकेंड वाली कहती है व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्ट टुवर्ड द सन द एरिया ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव हीट एंड एक्सपीरियंस सन सीजन। ये बिल्कुल ठीक है। जब हमारी अर्थ सन के टुवर्ड थोड़ा झुकाव रखती है, टिल्ट होती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी सीधी रेस पड़ती है और वहाँ पर क्या होता है, गर्मी का मौसम हो जाता है। तो ये ओनली बी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। व्हेन इट इज़ 2 PM एट ग्रीनविच। मैंने ऊपर बताया था ग्रीनविच और स्टैंडर्ड मेरिडियन में 5.5 घंटे का एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन आ रहा है दोबारा से ग्रीनविच के ऊपर कि जो ग्रीनविच मेरिडियन ग्रीनविच जो आपका लॉन्गिट्यूड है उस पर 2 बज रहे हैं, यानी दोपहर के 2 बज रहे हैं। व्हाट टाइम विल इट बी 45 डिग्री वेस्ट टू इट। यानी 2 PM ग्रीनविच लॉन्गिट्यूडनल पर है, तो बताओ
कि 45 डिग्री वेस्ट पर क्या होगा। अब इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं। सपोज करो ये लाइन है, ये ग्रीनविच, जहाँ पर क्या बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। अब वो कह रहा है वेस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, इधर की तरफ होता है आपका ईस्ट। अब वो कह रहा है 45 डिग्री वेस्ट जाएंगे। 45 डिग्री यानी 1 2 3। जब हम एक लॉन्गिट्यूड यानी इसमें क्या करेंगे, 15 डिग्री कूदेंगे, यानी 15, बीच में हमने 15 लॉन्गिट्यूड कूदते हुए चलेंगे। अब जब हम 15 डिग्री कूद जाते हैं, 15 डिग्री का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। 15 डिग्री का मतलब, ये याद रखो बस, 15 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 आवर। ये आप याद रखेंगे, 15 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 आवर। अब वो कह रहा है कि वेस्ट जाना है हमको। कहाँ जाना है, ये ग्रीनविच हो गई, यहाँ से हमको वेस्ट जाना है, ये हमारा ईस्ट जगह हो गई। ग्रीनविच से जब हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो हम करेंगे माइनस, ग्रीनविच से जब हम ईस्ट की तरफ चलेंगे हम करेंगे प्लस। कैसे करेंगे, अब मैंने बताया 15 डिग्री का मतलब क्या होता है, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। अब जब हम एक बार ये ग्रीनविच हुई, एक बार हम 15 डिग्री कूदे, दूसरी बार 15 डिग्री कूदे, और तीसरी बार 15 डिग्री। अब हम क्या करें, 45 डिग्री वेस्ट चले गए हैं, तो 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, 1 2 3, कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इस 2 बजे में से जो 2 PM का टाइम है उससे 3 घंटे पीछे चले जाएंगे तो क्या होगा, 1 घंटा पीछे जाएंगे तो 1 बज रहा होगा, फिर पीछे जाएंगे कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, और फिर तीसरे घंटे पीछे जाएंगे कितने बज होंगे, 11 बज रहेंगे, और 11 भी कौन से, AM वाले 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 बजे यानी 11 AM। सो 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट ABC फॉर वेजिटेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ग्रासलैंड ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन एंड श्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। अब ये आपको वेजिटेशन क्रॉप्स के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, खेती बाड़ी के अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि आप कैसे सब्जियां या फल, वेजिटेशन, इनको ही बोलेंगे कि इनके रिगार्डिंग आप क्या जो स्टेटमेंट है ठीक होनी चाहिए। तो ये कहता है ग्रासलैंड ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। अब सबसे सही बात है, जो घास के मैदान होते हैं वो कहाँ पर उगते हैं, जहाँ पर एवरेज मॉडरेट यानी ना तो कम वर्षा हो ना ज़्यादा वर्षा हो, तो वहाँ पर होते हैं। एंड श्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, और थोड़े से मतलब जो श्रब्स हैं वो ड्राई रीजन में उगे। दूसरा वाला कहता है द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जो आप फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स या फिर कुछ भी उगा रहे हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और वो वहाँ के मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन। ये भी सही बात है कि जब आपका जो फसल है, वेजिटेशन है, वो उस पर जो डिपेंड करेगी कितना, ऐसा थोड़ी ना है कि आप सूखी जगहों पर ज़्यादा बारिश वाली फसलों को उगाने, चावल आप कैसे उगा सकते हैं रेगिस्तान में, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन तो मैटर करती है ना। तो इसलिए जो आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन में भी वेजिटेशन में क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर क्या होता है, वेजिटेशन उगाई जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो एक बार उसको पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ABC एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमोसफेयर अराउंड इट। बिल्कुल ठीक बात है, जो अर्थ का एटमोसफेयर है उसको कौन होल्ड करके, कौन पकड़ करके मतलब किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ग्रेविटेशन के द्वारा जुड़ी रहती है। और बी ऑप्शन कहता है, बी स्टेटमेंट कहती है इसकी एटमोसफेयर ओनली कंसिस्ट ऑफ फ्यू गैस। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई कि, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, क्रॉस कर दो इसको। एटमॉस्फेयर कुछ ही गैसों तो थोड़ी ना बनता है, बहुत सारी गैसेस लगती हैं एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए। बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर ओनली लैंड एंड एयर इंटरकरेक्ट विद ईच अदर। ये भी गलत हो जाएगा। जो बायोस्फीयर है सिर्फ लैंड और एयर का इंट्रैक्शन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बायोस्फीयर के अंदर, लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, अबायोटिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बी और सी तो बिल्कुल गलत है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर को पकड़े हुए है। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह है
और जिसको कौन पकड़े हुए है, ग्रेविटेशनल फोर्स पकड़े हुए है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहें। गुड बाय, सी यू टू इन नेक्स्ट वीडियो।